Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, वो कौन है? आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गए हैं, बेंजामिन गैंट्स, नफ्ताली बेनेट, गियोडॉन सार या फिर माइकल डॉगलस। सही आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। नाउ ये जो आर्टिकल नंबर 1 है, यहां पर बात करी गई है सिप्री ईयर बुक 2021 के बारे में। मैं जानता हूं ये आर्टिकल 1 से 2 दिन पुराना है, लेकिन इस आर्टिकल को मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में टू द पॉइंट यानी आप कह सकते हो जब ये आया था तभी मैंने डिस्कस कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, द हिंदू का वीडियो नहीं देखते हैं, वो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देखते हैं। तो मैं नहीं चाहता उनका कोई भी चीज़ छूटे, तो उस वजह से मैं इसमें भी इंक्लूड कर देता हूँ वो सारी चीज़ें। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सबसे पहली बात, ये सिप्री ईयर बुक 2021 है, किस चीज़ से रिलेटेड है? इसने यहाँ पर ये 2021 का एक डेटा पब्लिश किया है और ये बताया है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो कितने कितने हैं। ठीक है, कंट्री के अंदर 2020 से कंपेयर किया गया है कि 2020 के अकॉर्डिंग क्या न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये सिप्री की फुल फॉर्म क्या है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसी ने ये सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं। यहां पर आप देख पाओगे ये सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि हमारे पास लगभग 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज हैं 9 जहां पर आपको ये न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूएसए, रशिया है, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इन सभी कंट्रीज के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग सारी कंट्रीज का टोटल करें तो लगभग 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। और ये डेटा पब्लिश किया गया है, ये है साल 2021 का डेटा। और इसके अंदर रशिया और जो यूएस हैं वो टॉप पर आते हैं। लगभग अगर हम बात करें इन टोटल न्यूक्लियर वेपन्स में से सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो 90% न्यूक्लियर वेपन्स रशिया और यूएस के पास हैं। यहां पर आप देख पाओगे ये है डेटा 2021 का और ये है 2020 का। तो 2020 का डेटा भी है, 2021 का भी, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो यूएस और रशिया टॉप पर आते हैं। यूएस के पास 2000 आप कह सकते हो 21 के अंदर लगभग 5000 प्लस जो है यहाँ पर आपको न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे। रशिया के अंदर 6000 प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ अब क्या है, अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा लगभग 2021 के अंदर 156 हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और 2020 में हमारे पास 150 हुआ करते थे, मतलब कि लगभग 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास बड़े हैं। और उसी तरीके से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लगभग 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे पहले, लेकिन आज के टाइम पर 165 हैं 2021 के अंदर। मतलब पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आप सोचोगे इससे खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए करना क्या होता है, उसको एक्टिव करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का जो सामान होता है उसको अलग अलग जगह पर रखा जाता है। क्योंकि अगर हम आपस में कंबाइन करके रख देंगे तो वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो बहुत दूर दूर जगह पर अलग अलग पार्ट्स रखे जाते हैं। लेकिन और अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर बहुत कम एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर ज़्यादा एक्टिव है, 40 प्लस एक्टिव आज के टाइम पर हैं, जो कि आप कह सकते हो कि इतनी खतरे वाली बात नहीं है इंडिया के लिए। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं, वो क्या है, सिप्री के बारे में पढ़ना। और इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सिप्री टॉपिक है आपका, अगर हम यूपीएससी से रिलेट करें तो प्रीलिम्स के साथ साथ जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको स्वीडन के अंदर एक स्टॉकहोम जगह है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1966 में। इसका मेन काम यही है कि रिसर्चेस करना कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट को लेकर।
और इन्हीं के रिगार्डिंग जो है डेटा प्रोवाइड करवाना, एनालिसिस देना, रिकमेंड करना पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को। तो ठीक है, ये डेटा भी अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डेटा भी किसके द्वारा लाया गया है? सिप्री के द्वारा ही लाया गया है। इंडिया के बारे में हमने पढ़ ही लिया। नाउ बात करें चाइना की। पाकिस्तान को भी देख लिया हमने, इंडिया को भी देख लिया, अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन है ये भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं। चाइना के पास 2021 के अंदर आपको 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की, मतलब 2020 का पूरे साल का डेटा कितना है, 2021 का पूरे साल का डेटा कितना है। अभी हमने कंट्री वाइज देखा कि यूएस, रशिया टॉप पर हैं, इंडिया भी आता है कहीं ना कहीं, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना ये कहीं ना कहीं आगे हैं, ये हमने देख लिया, कंट्री वाइज देख लिया। अब अगर हम बात करें पूरे साल का डेटा की, तो देखो थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि 2021 के अंदर अगर हम सारी कंट्री का टोटल करते हैं तो लगभग 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी तरफ अगर 2020 का डेटा देखें तो सभी कंट्री के पास मिलाकर 13,400 न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे, मतलब अब की बार डिक्रीज हुआ है ये, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो वेपन्स आज के टाइम पर जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं वो भी यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा, ये इंक्रीज हुआ है। मतलब कि जो ऑपरेशनलाइज्ड फोर्सेस हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो हमारे वेपन्स ऑपरेशनलाइज्ड हैं उनको फैला दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है, वो थोड़े से इंक्रीज हैं। पिछले साल लगभग 3720 ऑपरेशन में थे, लेकिन अब की बार 3825 ऑपरेशन में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन में जो वर्क कर रहे हैं वो आज के टाइम पर ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। और रशिया और यूएसए पहले भी टॉप पर थे और अभी भी यहाँ पर ये टॉप पर देखने को मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल में बात करी गई है दगमरा HE प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो NHPC है ये क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग BSHPC बोलते हैं। अब ये लोग मिलकर क्या बनाने वाले हैं, लगभग 130.1 मेगावाट का एक डगमरा HE प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक डैम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतना मेगावाट का डैम बनने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे एनर्जी जनरेट करने वाले हैं। कहाँ पे बनेगा, ये कोसी रिवर पर बनाया जाएगा। बिहार के अंदर एक सोआपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोसी रिवर आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर ये बनेगा, उसके लेफ्ट बैंक पर ये बनाया जाएगा। कितनी पावर होगी मैंने आपको बता दिया है। और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा करा जा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है NHPC के द्वारा। नाउ अब आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो NHPC के रिगार्डिंग बन सकता है, ये है क्या। तो ये जो NHPC लिमिटेड है इसको पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यहाँ पर बोला जाता था। बेसिकली यहाँ पर ये कैटेगरी A के अंडर में आता है। एक तरीके से इसको मिनी रत्न कंपनी भी बोला जाता है। ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में NHPC आता है, तो आपको बता देना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में यह आता है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, इसके लगभग 24 ऑपरेशनल पावर स्टेशन हैं आज के टाइम पर। और इन्होंने लगभग आप कह सकते हो इनकी कैपेसिटी कितनी है, 7071 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल कर दे रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। उसके बाद इस NHPC को फाउंड करा गया था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर आपको फरीदाबाद यानी हरियाणा के अंदर देखने को मिल जाएगा। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, यहाँ पर बात करी गई है नेटो के बारे में। नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर इसको बोला ही जाता है ये। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि नेटो का अभी समिट हुआ था हाल ही में ब्रसल्स के अंदर। अब ब्रसल्स में ये समिट जब हुआ, इन्होंने नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी और ये बोला चाइना आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चाइना को हम लोगों को टैकल करना पड़ेगा। मतलब चाइना के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया गया है नेटो कंट्रीज़ के द्वारा। नाउ ये नेटो है क्या, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और अभी भी चांसेस हैं कि हाँ नेटो के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेटो को हम लोग नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, आप कह सकते हो, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। यानी एक संगठन है, बहुत सारी कंट्रीज़ इसके अंदर में आती हैं। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं नेटो के अंदर। ओके, नाउ अब इनका काम क्या है, देखो इनका काम ये है आपस में मिलकर चलना। और इनफैक्ट इनका एक स्टेटमेंट ये भी है, अगर नेटो की अंदर जितनी भी कंट्री है, जितने भी कंट्रीज़ का ग्रुप है, अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो मतलब सभी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है, इस तरीके का ये संगठन है। नाउ नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम के अंदर ब्रसल्स जगह देखने को मिलेगी, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इसके बारे में। और जो शेप है ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर मेन ब्रसल्स के अंदर क्या है, शेप नाम है इसका, मतलब सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड पावर्स यूरोप करके नाम है। यह आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नेटो का एलाइड कमांड ऑपरेशंस का। और लगभग 1967 से ही ये लोकेटेड है कहाँ पर, कैस्टियो के अंदर, जो कि नॉर्थ ऑफ द बेल्जियन सिटी ऑफ मॉन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, खासकर बेल्जियम में देखने को मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें, जो ये अलायंस है
ये एक तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है ये, इसको साइन किया गया था 1949 में। बहुत सारी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन सब के द्वारा साइन किया गया। क्यों? रीज़न क्या था? रशिया के अगेंस्ट, खासकर जो यूएसएसआर था उसके अगेंस्ट में ये नाटो बनकर आया था। इसके अंदर मेंबर कंट्रीज, चलो यहाँ पर आपको आंसर मिल ही गया। इसके अंदर आपको 30 मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो मोंटेनेग्रो है इसने 2017 में ज्वाइन किया था, और जो लास्ट कंट्री है जिसने नाटो को ज्वाइन किया वो है नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में। और लगभग जो ये 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं ये अलग अलग जगह से देखने को मिलेंगी। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूएस है, और 28 कंट्रीज़ यूरोप की हैं, और तुर्की एक यूरेशियन कंट्री है, मतलब यूरोप और एशिया के बीच में आती है। और 3 जो है आपको सोवियत स्टेट्स यानी यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था उसी के यहाँ पर आपको 3 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। जब यूएसएसआर टूटा तो ये सब अलग हो गए थे, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने लगातार देखा होगा ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन चलाया गया कि जो ये तुलु लैंग्वेज है इसको हम लोग 8th शेड्यूल के अंदर लेकर आना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कैंपेन चलाया गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया। लगभग 4 लाख से ज़्यादा ट्वीट यहाँ पर देखने को मिले इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर ये ट्विटर कैंपेन चलाया। इनकी डिमांड यही है कि तुलु को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। आपको मालूम होगा 8th शेड्यूल के अंदर हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उसी के अंदर इसको इंक्लूड करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे तुलुनाडु कौन सा वाला रीजन है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन आपको ये तुलुनाडु देखने को मिलेगा। जो बाकी ये हरा वाला एरिया है ये बाकी कर्नाटका है, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो ब्लू पर्पल वाला एरिया है ये बाकी केरला है। ठीक है, कर्नाटका और केरला के बीच में आपको ये रीजन देखने को मिलेगा। यहीं पर बहुत सारे लोग तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, और इसी को एक ऑफिशियल स्टेटस देने की बात करी गई है। तुलु के बारे में बात करें तो एक द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि आप कह सकते हो दक्षिण कन्नड़ और साथ ही साथ कसोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर बोली जाती है। और आज के टाइम पर जो नेटिव स्पीकर्स हैं तुलु के, इनको तुलुवा बोला जाता है, यानी कि जो तुलु लैंग्वेज बोलते हैं उनको तुलुवा बोला जाता है। ओके, कहाँ पर आप जो जिस एरिया में ये लोग बोलते हैं उसको अनऑफिशियली तुलुनाडु बोला जाता है। ध्यान रखना, तमिलनाडु नहीं तुलुनाडु बोला जाता है। और इंडिया का जो सेंसस रिपोर्ट है 2011 का, वो तो ये बताता है कि लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि तुलु स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। और 2001 का सेंसस रिपोर्ट ये बताता था कि 17 लाख स्पीकर्स थे जो कि तुलु बोलते थे। लेकिन आपको ये देखना है, मतलब आप लोग यहाँ पर ये देख रहे होंगे 2001 के अकॉर्डिंग में क्या हुआ है, 2011 में ये जो स्पीकर्स हैं तुलु बोलने वाले लोग वो भी बढ़ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या बातें बोली हैं, ये जो तुलु लैंग्वेज है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखो, यहाँ के इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि तमिल और कन्नड़ के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लैंग्वेज के अंदर में आपको पास्ट परफेक्ट एंड द फ्यूचर परफेक्ट वाले टेंस देखने को मिलेंगे, जो कि फ्रेंच और स्पेनिश के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टेटस की बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में तुलु कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसी की डिमांड करी जा रही है कि इसको एक तुलु को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, और तुलु आर्ट कल्चर एंड सिनेमा के अगर बारे में बात करें, ये आर्टिकल आपका आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुलु देखो, इसका एक काफ़ी रिच लिटरेचर ट्रेडिशन रहा है। यहाँ पे फोल्क सॉन्ग है जिसको आप कह सकते हो फोल्क सॉन्ग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि पदन हो गया, या फिर कुछ ट्रेडिशनल फोल्क थिएटर्स हैं जिसको हम लोग यक्षगाना बोलते हैं। तुलु के अंदर जो आप कह सकते हो तुलु ट्रेडिशन में सिनेमा वगैरह भी चलता है, मूवीज़ भी आती हैं तुलु लैंग्वेज के अंदर, और हर साल 5 से 7 मूवीज़ जो है तुलु लैंग्वेज में आती है। तो यही डिमांड है कि इसको एक ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस वाले आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा 8th शेड्यूल के बारे में। जो ये 8th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो ये सवाल केबीसी के अंदर भी पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अभी वो बिल्कुल सेम आर्टिकल है जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि ट्विटर कैंपेन में डिमांड चली है ये कि तुलु लैंग्वेज को एक ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। लेकिन मैं अभी आपको आगे एक पूरा का पूरा थोड़ा सा 8th शेड्यूल के बारे में बताने वाला हूँ, तो उसके बाद उसको सुनने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो मैं आपको बताने वाला हूं जो 8th शेड्यूल है, आगे मैं बताऊंगा इसके अंदर 22 लैंग्वेज हैं, और वो 22 लैंग्वेज कौन कौन सी आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, और उसी को आपको देखने के बाद यहाँ पे ये बताना है कि ये इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि आपको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग ये देख पाओगे जो 8th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। एक है असमीज, बंगाली, फिर उसके बाद देखो असमीज हो गया, दूसरा बंगाली, देन गुजरात,
हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडू, सनथली और मैथिली एंड डोगरी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें से बताना कि कौन सी लैंग्वेज हमारी 8 शेड्यूल के अंदर नहीं आती है, जो कि मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। नाउ ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में। तो जो CAF है यानी चैरिटीज एड फाउंडेशन, इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट को। 2021 का ये रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है चैरिटीज एड फंड। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, मतलब क्या होता है? तो देखो, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, आप थोड़ा बहुत नाम से इसको रिलेट कर सकते हो। हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है CAF के द्वारा। CAF क्या है मैंने भी आपको बताया। इसके अंदर 140 कंट्रीज होंगी और 140 कंट्रीज को अलग अलग रैंक दी जाती है इस पूरे इंडेक्स के अंदर। जो पहला एडिशन है इसका, वो रिलीज किया गया था सितंबर 2020 में। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स एक ग्लोबल सर्वे है, दुनिया भर में एक सर्वे किया जाता है, वहां के लोगों से पूछा जाता है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, क्या आपने पिछले महीने किसी अनजान की हेल्प करी है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या आपने मनी को डोनेट किया है, चैरिटी दी है, दान करा है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने अपना टाइम दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि क्या है, इस इंडेक्स का पर्पस यही है कि कौन सी कंट्री कितना चैरिटी कर रही है या फिर कितना डोनेट कर रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ कंट्री की रैंकिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जब सबसे ज़्यादा जनरस कंट्री बोली जाती है दुनिया के अंदर, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसके अंदर डोनेशन के मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ पर आप देख पाओगे फर्स्ट रैंक पर आता है इंडोनेशिया, सेकंड पर कीनिया, देन नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा, कोसोवा और उसके बाद थाईलैंड, ताजिकिस्तान, देन बहरीन, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन उसके बाद इंडिया 14 नंबर पर है। 15 नंबर पर आता है इथियोपिया। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन के अंदर आप कह सकते हो भाग लेती हैं। और मैंने आपको बताया जो मोस्ट जेनरस कंट्री है दुनिया के अंदर वो है इंडोनेशिया। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हाई इनकम कंट्रीज हैं और इनको बोला गया है ये भी टॉप 10 के अंदर रहती हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ये टॉप 10 के अंदर देखने को मिल रही हैं। ओके, नाउ उसके बाद इंडिया की 14वीं रैंक के मैंने अभी आपको बताया है। और अगर हम बात करें पिछले सालों से कंपेयर करें तो इंडिया काफ़ी हद तक ग्रो होता हुआ है। 2017 2019 से काफ़ी हद तक इंडिया के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और लगभग 2020 में भी हमने एक अच्छी रैंक मेंटेन करी और 2021 के अंदर भी 14th रैंक हमारी आई है इस कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे बोला ये क्या है कि हमारे यहाँ हर मैन हर वीमेन ने काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर भाग लिया है। 61% जो है इंडियंस, उन्होंने अनजान लोगों की हेल्प करी है। 34% वॉलंटियर ने हेल्प करी है। 36% लोगों ने मनी को डोनेट किया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पर ये आर्टिकल आप GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। बात करी गई है जीवन वायु के बारे में। तो जो IIT रोपर है, इसने अपने हमारी कंट्री का पहला पावर फ्री CPAP को डिवाइस को बनाया है, जिसका नाम दिया गया है जीवन वायु। ठीक है, यानी जीवन बचाने के लिए वायु एक तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है ना, तो आप कह सकते हो यही है। अब यह है क्या, जो CPAP मशीन होती है ना, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए होती है, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अब क्या होगा, जो ये बनाया गया है IIT रोपर के द्वारा, इसके अंदर कोई इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं, ये बिल्कुल पावर फ्री होने वाला है। और आप देख पाओगे ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एयर जाएगा, ठीक है, इस मशीन के अंदर। यहाँ पे आप एयर एंट्रेन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको मास्क के थ्रू ये वायु प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, खासकर पेशेंट्स के अंदर में। यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहली बात तो CPAP को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एयरवे पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बोलते हैं। और जो ये मशीन बनाई गई है IIT रोपर के द्वारा, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, बिल्कुल इसी की तरह वर्क करती है और इसका ही आप सब्सटीट्यूट कह सकते हो, लेकिन इसकी तरह पावर नहीं खाती। ठीक है, तो जो कि सबसे बड़ी बात है। और क्या होगा, ये जो मशीन है इस्तेमाल करी जाएगी एयर प्रेशर देने के लिए, खासकर उन इंसानों को जिनको ब्रीथिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर कोई बच्चा है जिसके लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाए, उसको भी हम ये दे सकते हैं। ठीक है, और खासकर यहाँ पे ये जो मशीन है ये एयर ब्लो कर सकती है। बेबी के नोज़ में भी यहाँ पर इसको ब्लो किया जा सकता है, उसके लंग्स वगैरह में भी ब्लो किया जा सकता है, लंग्स को वर्किंग में लाया जा सकता है, लंग्स को फुली तरीके से डेवलप किया जा सकता है इसका इस्तेमाल करके। नाउ जो ये ट्रीटमेंट है आप देख पाओगे, इसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे, खासकर कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से लाया गया है, क्योंकि आज के टाइम पर आप कह सकते हो ऑक्सीजन की काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। अब इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी का लंग डैमेज नहीं होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कह सकते हो कि सबसे बड़ी बात, जो पेशेंट्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट से भी रिकवर हो जाएंगे, कोई इतना नुकसान नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ है।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर बात करी गई है वैदिक एजुकेशन बोर्ड के बारे में। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर, ये जल्द से जल्द एक वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप करने वाला है, जिससे कि जो हमारी पुरानी संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उन सबको वापस से जीवित किया जा सके। वो सब कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं हमारे इतिहास में, आप कह सकते हो। तो उनको वापस से आप कह सकते हो कि रिवाइव करने की बात करी गई है, और वेदास वगैरह सिखाया जाएगा साइंस एंड योगा के साथ, जो काफ़ी बेहतरीन बात यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ जो ये बोर्ड है, इसको जल्द से जल्द सेटअप किया जाएगा। लगभग 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। राजस्थान के अंदर ये सेटअप किया जाएगा। ध्यान रखना इसके बारे में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको सिंपल याद रखना है, राजस्थान के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्रीटी ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। अब ये जो TPNW है, ये न्यूज़ के अंदर है, अब न्यूज़ के अंदर है, उसी वजह से इस ट्रीटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रीटी है क्या बेसिकली, तो ये जो नाम है इसका, द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको आप कह सकते हो, इसको हम लोग न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी भी बोलते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ के पास आप देख पाओगे उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उनका इस्तेमाल ना किया जाए, उनको बैन करने के लिए यहाँ पर ये ट्रीटी लाई गई थी। ये बेसिकली है क्या, ये पहली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसमें क्या होता है, जो भी कंट्रीज़ हैं सब मिलकर एग्री करती हैं, और क्या होगा, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। और इसके अंदर गोल ये सेट कर रखा है कि हम लोग टोटली पूरी तरह से जो ये आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। टाइमलाइन की बात करें तो इसको, ये जो ट्रीटी है, इसको अडॉप्ट करा गया था 2017 में, लेकिन अभी जनवरी 2021 यानी इसी साल से ये ट्रीटी वर्किंग में आई है। मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो अभी मार्च 2021 तक इसके अंदर 54 स्टेट से लगभग 54 मेंबर्स हैं, और जो लास्ट मेंबर जुड़ा है यहाँ पर वो है कोमोरोस, फरवरी 2021 के अंदर जुड़ा था। इस ट्रीटी की स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोग क्या कर सकें, प्रोहिबिट कर सकें, रोक लगा सकें, किसके ऊपर, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, स्टेशनिंग, ट्रांसफर, यूज, थ्रेट, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका कोई डेवलपमेंट ना हो, टेस्टिंग ना करे, प्रोडक्शन ना हो, उसको इकट्ठा करके ना रखा जाए, उसका ट्रांसफर ना हो। तो ये सारी चीज़ों को रोक लगाने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाई गई है। और यानी कि क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आपको मालूम होंगे कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने खुद रखे हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये ट्रीटी लाई गई है, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ज़रूरत क्या थी, बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास एक और ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जो कि आप कह सकते हो कि उसके अंदर लेकिन इतनी चीज़ें नहीं हैं, मतलब पूरी तरह से वो बैन नहीं लगाती है, इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। तो उसी वजह से हम लोग को आज के टाइम पर ज़रूरत है ऐसी ट्रीटी लाने की कि इन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रोक लगाई जा सके और दुनिया को नुकसान कम हो। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन के बारे में, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं PSA, ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये जो PSA है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। इन्होंने लॉन्च कर दिया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। मतलब देखो आज के टाइम पर क्या है ना, कोविड की वजह से ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसी के लिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट O2 को लॉन्च किया गया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन की आज के टाइम पर डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसका ये हुआ। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एडवाइस करते हैं। अब नवंबर 1999 की बात है, ठीक है। नवंबर 1999 में क्या हुआ था, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एस्टेब्लिश करा था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का एक ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, PSA ऑफिस का मेन मकसद यही है कि एडवाइस देना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कौन कौन से मैटर्स के ऊपर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन हो गया, इन सब मैटर्स के रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, पहले हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन थे, सबसे पहले वो थे APJ अब्दुल कलाम जी, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और जो करंट PSA हैं वो हैं K विजय राघवन जी। ओके, और PMSTA के बारे में आपने नाम सुना ही होगा इसका। ये PM क्या है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है। ये इसके अंदर 9 मेंबर्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो काउंसिल है इसको हेड कौन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हेड करा जाता है PSA के द्वारा, यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल खत्म, कुछ सिंपल सा आर्टिकल था। आई होप आपको सभी आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, हमारे एग्जाम से रिलेटेड थे। एक तो आर्टिकल पुराने भी हैं, बाकी सारे नए भी हैं। मैं इसलिए पुराने इंक्लूड करता हूं ताकि आपका कोई भी आर्टिकल छूटे ना, स्किप ना हो।
और पीछे आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा। माइक थोड़ा सा सेंसिटिव माइक है जो कि क्या कर रहा है, आवाज़ दूर दूर की कैप्चर कर रहा है। हालांकि जो ये साउंड है बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन ये माइक उस साउंड को भी कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़े दिनों में मैं इसका कोई जुगाड़ करता हूँ। नाउ इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।